नमस्कार साथियों, मैं आशीष तायल आपका मित्र आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक जानकारी से परिपूर्ण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने लेके जा रहे हैं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर सुजाता सर मुकद्दम मैडम से। डॉक्टर सुजाता सर मुकद्दम मैडम आज हम लोगों को कोविड-19, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी देंगी और साथ ही हमें ये भी बताएंगी कि हमें इनसे बचाव के लिए क्या उपचार करने चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। नमस्कार। सभी श्रमिक भाइयों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज पूरे देश में कोविड-19 जैसी महामारी की दूसरी लहर से हम लोग गुजर रहे हैं और साथ ही अभी कुछ नए शब्द सुनने में आ रहे हैं जैसे कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसी बीमारी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे भाइयों को ये बताएं कि कोविड-19, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस बीमारियां क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं। मुझे लगता है हम सब इस बीमारी से काफ़ी वाकिफ हो चुके हैं, फिर भी हम ये बीमारी का प्रतिबंध कैसे करें, इसके लिए जानने के लिए उसके लक्षण थोड़ा सा ज़रूर बता दूंगी कि हमारे श्रमिक भाई अगर कुछ ऐसे लक्षण पाते हैं तो वो तुरंत कोई सलाह ले ले ताकि गंभीरता की तरफ न जाए। जैसे कि खांसी, सर्दी, हल्का बुखार है जो 100 के ऊपर जा रहा है और लगातार उनको अगर कहीं सर में दर्द, बॉडी एक, ऐसे कोई लक्षण होते हैं जो इग्नोर नहीं करे, क्योंकि ये अभी महामारी का वक्त है। जो भले ही पहले हम वो पुराने जमाने में सर्दी खांसी में लेते थे, पर इसके लिए तुरंत सलाह ले लिए जाए। मैडम ये बताइए कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस क्या है, ये अभी नए नाम हम लोग सुनने लगे हैं। जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस भले ही अभी नए नाम जाने जा रहे हैं, पर ये नए नहीं है। ये बीमारियां पहले भी थी, पर क्योंकि कोरोना पीरियड में हम लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसके इम्यूनिटी मतलब हमारी प्रतिकार क्षमता जो कम हो जाती है, इसके वजह से ऐसे पेशेंट्स में ये बीमारियां उभर के आ रही है, इसलिए हमें इसमें नयापन लग रहा है। इस बीमारी में एक्चुअली ऐसे होता है कि ये ज़्यादातर हमारे नाक से प्रवेश होता है जी। जो हमारे नाक में साइनसेस होते हैं, नाक के आजू बाजू में, फेस में जी। यहाँ जो होते हैं अपने साइनसेस होते हैं जी। और वो साइनसेस हमारी आँख और ब्रेन के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ये जो फंगस जो होता है, जो 3 तरह के कैटेगरी के पेशेंट्स है जिसमें ज़्यादा करके मिला जाता है। जैसे कि कोई कोविड पेशेंट है जिसको आईसीयू में ज़्यादा दिन रहना पड़ा, या फिर जो पहले से ही डायबिटिक पेशेंट है, या कैंसर पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, या कोई HIV वगैरह जैसे जिसमें इम्यूनिटी कम हो गई है, ऐसे पेशेंट में जल्दी से प्रस्तापित हो जाता है ये फंगस जो हमारे नाक से अंदर प्रवेश करता है और साइनसेस में जाता है। हमारे साइनसेस में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर से वो ब्लड के थ्रू आंखों में और ब्रेन में चला जाता है। इसके लक्षण क्या है मैडम? हाँ, इसका लक्षण एक सिंपल लक्षण है, हमारे एक तरफ की नाक बंद हो जाना, या उस नाक में से काला रंग का डिस्चार्ज आना, या कभी कभी उस नाक में से खून आ जाना, वो सूजन जो है नाक की वो आँख तक के चले जाना, आँख अधिक कभी कभी बंद भी हो जाती है, और कभी वो वायरस जब ब्रेन में चला जाता है तो कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना। डॉक्टर साहब, आप हमारे भाइयों को ये बताएं कि इन बीमारियों से कैसे बचना संभव है और क्या सावधानियां लेनी जरूरी है। विगत 1 साल से हम जान ही रहे हैं कि उसको एक 3 लेटर वर्ड SMS में रखा गया है। S इज फॉर सैनिटाइजेशन, यानी हाथ धोइए, बार बार लगातार हाथ धोइएगा, हर 1-2 घंटे पर अपने हाथ साबुन से धोइए, साबुन अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइजर यूज करिए जो अल्कोहल बेस्ड है। मास्क लगाइए, पब्लिक प्लेसेस में भी मास्क लगा कर ही जाइए, क्योंकि अभी के ये सेकेंड वेव का वायरस ज़्यादा जानलेवा है, उसमें डबल मास्क लगाने की गाइडलाइन दिशा निर्देश मिली है। और हम लोगों ने 6 फीट की दूरी जरूर रखना है ताकि हम संक्रमित व्यक्ति से हमें वो वायरस ना मिले। और जो कोविड हो चुके हैं जिनको, उन लोगों को अपने 7 दिन के बाद में अपने फिजिशियन से ENT
और ऑप्थेल्मोलॉजी और डेंटल चेकअप कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं कुछ पॉकेट ऑफ फंगस से डेवलप नहीं हो रहा है, ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। ये फिर उसके बाद में हम लोग जो हमारे पर्सनल यूज़ की चीज़ें होती हैं, जैसे टूथब्रश है, ये चीज़ें तुरंत बदल देनी चाहिए। वो लगातार वही वही चीज़ यूज़ ना करें। मास्क हम रोज़ चेंज करके यूज़ करें, वो वॉश करें, अगर वॉशेबल है अच्छे से ड्राई होने के बाद में ही रीयूज़ करें। फिर उसके गार्गल्स बहुत ज़रूरी हैं। गार्गल्स से आपके गम्स में, दांत में, गले में जो भी कुछ कीटाणु होंगे वो निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब, WCL परिवार के सदस्यों को ये बताने में कष्ट करें कि आज की इस विकट परिस्थिति का सामना करते हुए हमने WCL ने क्या क्या पहल की है। विगत 1 साल से कोविड से लड़ते लड़ते हमने हमारी कैपेसिटी काफ़ी सक्षम कर ली है। हमारे पूरे 10 एरियाज़ में हमने पहले 75 बेड्स रखे थे कोविड के लिए। अभी उसकी क्षमता हमने 264 पर ला ली है और हर बेड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है हमारा, ताकि कोई भी इमरजेंसी हम अपने लेवल पे भी हैंडल कर सकते। इसके अलावा हमने पर्याप्त मात्रा में इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, फिर पल्स ऑक्सीमीटर्स और जितने भी कंज्यूमेबल्स और स्मॉल इक्विपमेंट्स जो लगते हैं कोविड के मैनेजमेंट के लिए, वो सब की पर्याप्त मात्रा में सभी एरियाज में उपलब्धता करा दी है। दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जो कि उनकी हर इमरजेंसी हैंडल कर सके। फिर 58 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का हम लोगों ने अभी एक प्रोक्योरमेंट के लिए किया हुआ है। जो 58 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लोग पूरे हमारे 10 एरियाज में रखे जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। हम लोग वहाँ पे वो रखेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने बचाव हेतु काफ़ी हेल्थ अवेयरनेस अभियान हमारे हर एरिया लेवल पे किए हुए हैं। हमारे AMOs के साथ में कई प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो लोग पोस्टर्स, पैम्फलेट के द्वारा हर श्रमिक कर्मियों के तक कोविड महामारी या फंगस जो आ रहा है इसके लक्षणों के साथ में हम उनको अवगत करा रहे हैं, ताकि ये आने वाली गंभीरता से हम जूझना न पड़े, हमें टाइमली डिटेक्शन हो जाए और ट्रीटमेंट अर्ली मिल जाए। एक एरिया लेवल कमेटी बनाई हुई है जो कि हेडक्वार्टर की कमेटी से समन्वय रखती है हमेशा, और जो भी प्रॉब्लम उनको एरियाज में आता है हेडक्वार्टर के साथ डिस्कस करके तुरंत उसका निवारण करने की हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोगों को पेशेंट को अगर कहीं सीरियसनेस हो जाता है, ज़्यादातर पेशेंट तो होम आइसोलेशन में हम लोग हमारे डॉक्टर्स अपनी राय दे करके रखते हैं कोविड के पेशेंट्स को, और अगर कहीं आगे बढ़ा उनको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है उसका भी जल्द ही हम लोग अपने एम्पैनल सेंटर्स में बात करके उनका एडमिशन करा लेते हैं। पर अभी देखा गया है कि ये कोविड सेकेंड के जब वेव आई तब इतनी अचानक आई और बहुत ज़्यादा मात्रा में आए लोग संक्रमित हुए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड ये पूरे भारत में ही एक विषय बन गया था जिससे हम भी जूझ रहे थे। इन दैट पीरियड हम लोगों ने फिर हम CIL के तरफ से कुछ एक प्रावधान करने की कोशिश की, जिसमें CIL ने एक निर्णय पारित करके बता दिया था कि अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड के वजह से अगर हमारे श्रमिक भाइयों को कहीं नॉन पैनल सेंटर में जाना पड़े तो हम उसका रीएम्बर्समेंट कर देंगे, जो कि लागू कर दिया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने इन लोगों के लिए, जैसे अभी नया जो फंगस आया है उसके लिए एक अभियान चला रहे हैं, जिसके लिए हमारे एरियाज के जो 3 स्पेशलिस्ट की टीम बनी है ENT स्पेशलिस्ट की, जो उसके लिए SOPs बना रही है, और वो हर जगह जाके जो कि आइडेंटिफाइड कॉजेस हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह हमने बोले हैं
और जिनको कोविड हुआ है उनकी जो सूची है उन लोगों को एग्जामिन करके पहले उनको डिटेक्ट कर लेंगे कि उनके फंगस तो नहीं डेवलप हो रहा है। फिर हम लोगों ने एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन टेस्टिंग और आरटीपीसीआर टेस्टिंग सभी एरियाज में बहुत ही सीरियसली किया है। ऑलमोस्ट 17,000 लोगों का हम लोगों ने आज तक के, इंक्लूडिंग कम्युनिटी, हमारे वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर और डिपेंडेंट्स को मिलके 11,500 लोगों का हमने आज तक के टेस्टिंग कर चुके हैं। बच्चे जो कम्युनिटी के विलेजर्स हैं वो लोग हैं इसके। और वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से करते हैं, हर एरिया में हो रहा है और ये वैक्सीनेशन ड्राइव सरकार की नीतियों के तहत ही हो रहा है, जिसमें हम 45+ वाले सभी लोगों को वैक्सीनेट करा रहे हैं। और उन लोगों को अभी जो गाइडलाइंस आई है नहीं, उसके हिसाब से थोड़ा जिन लोगों को कोविशील्ड मिला है उनका थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, बट फिर भी आज तक के हम लोगों ने 23,000 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके। डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूं कि हमारे WCL परिवार के सदस्य इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और सतत अपना योगदान कंपनी की ग्रोथ में देते रहेंगे।